अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 96 CFTV मेजर गौरवरिया। बाकी टाइटल हिंदी में लिखा हुआ है, वीडियो देखेंगे और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 1 2 3। बात कश्मीर की हो जाएगी। ये तो बात जिहाद की है, तो पैन इस्लामिक जिहाद की है। ये तो मुसलमानों, पूरे दुनिया के मुसलमानों के हिसाब से होना चाहिए, तब जाके वॉलंटियर्स आएंगे। रेडिकलाइज कर दिया, इस्लाम के नाम पे उनका दिमाग खराब कर दिया, उनके दिमाग में गलत गलत चीजें डाल दी और बोला कि तुम इंडियन आर्मी से लड़ो। और अपने हमारे ऊपर अब तो इतनी बिजली गिर गई FATF की, हमें लॉस हो गया, लॉस ऑफ रेपुटेशन थी। ये कहेंगे कि अमेरिकन गलत थे, अमेरिकन ने हमारे साथ गलत करा, हमसे गलत काम करवाया, और फिर अचानक। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवरिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। और इसके पहले कि आप सारा वीडियो देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। दोस्तों, आज विजयदशमी है, दशहरा, और कहते हैं कि प्रतीक है दशहरा अच्छाई की विजय और बुराई का नाश। मेरी यूनिट, आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूं, मेरा ताल्लुक 17 कुमाऊं से है, और आज पूरी यूनिट जो है खुशी से झूम रही होगी। मैं तो हूं नहीं उनके साथ अभी, और कल रात्रि मनाई गई होगी, कल रात। आज दशहरे की पूजा हुई होगी यूनिट के मंदिर में, उसके बाद शस्त्र पूजा, जहां पे यूनिट के सारे हथियार लगाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है। एक कुमाऊं का नाच है बड़ा प्रसिद्ध, कुछ लोग छलिया बोलते हैं, कुछ लोग छोलिया बोलते हैं। वो नाच होगा, फिर एक बड़ा खाना होगा जहां पे सारे लोग मिलके सामाजिक तौर पे एक साथ खाना खाएंगे। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये सब हो चुका होगा। और जो खास डिश दशहरे में हमारी यूनिट में बनती है, काफी चीजें बनती हैं, जो नॉर्मल पूजा पाठ का खाना होता है वो तो बनता ही है, लेकिन एक बड़ी खास चीज बनती है कुमाऊनी रायता। और वो कुमाऊनी रायता भी बनेगा, और उसको अगर आप कभी खाने का मौका मिला तो खाइएगा। ऐसे लगेगा कि सर के अंदर एक ग्रेनेड फट गया आपके, और बहुत पंच जैसा होता है बिल्कुल वो कुमाऊनी रायता। तो वो भी बना होगा, खाया होगा लोगों ने जरूर। और मैं जब भी यूनिट जाऊंगा, मैं सबसे पहले यूनिट में मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि यार मुझे कुमाऊनी रायता खाना है, क्योंकि वो कहीं पे भी बनवा लो, जो पलटन में जो पंच आती है उसकी और कहीं नहीं आती। तो दोस्तों, यहां से आज का जो एपिसोड है, मैंने सोचा एक खास मुद्दे पे बात करूं। मुझे कई पाकिस्तानी लोगों ने भी पूछा ना इसके बारे में, तो मैं आज एक खास मुद्दे पे बात करता हूं। ये DG प्रिजन्स थे हेमंत लोहिया साहब, जम्मू कश्मीर के। तो उनका एक डोमेस्टिक हेल्प था जो घर पे नौकर है, तो उसने उनका गला काट दिया और वो गला काट के भाग गया। और ये जो लड़का था, ये बहुत यंग था, और हाल ही में खबर आई कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन जम्मू और कश्मीर हेमंत लोहिया साहब का मर्डर हो गया उनके घर पे। और जो उनके घर में डोमेस्टिक हेल्प था, एक नौकर था घर में जिसका नाम यासिर लोहार था, तो यासिर ने उनका गला काट दिया और यासिर भाग गया। कई ऐसी खबरें आई, कुछ कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब था, कोई कहते हैं कि डिप्रेशन में था, क्योंकि इसके सोशल मीडिया पोस्ट भी काफ़ी टाइम से ऐसे थे, और ये जो लिखता था वो भी ऐसे लिखता था कि मेरी लाइफ की बैटरी ज़ीरो हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। ये भी हो सकता, कुछ लोग कहते हैं इसमें आतंकवादी एंगल था। लेकिन एक ग्रुप है TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। आज मैं इस पूरे फिनोमेना के बारे में आपको आज कुछ बताऊंगा, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों ये वीडियो। द रेसिस्टेंस फ्रंट एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने क्लेम कर दिया कि नहीं नहीं साहब, ये जो यासिर लोहार था ये हमारा बंदा था।
और हम इसी तरीके से हिंदुस्तानी जो सीनियर अफसरान है उनको मारते रहेंगे। फेंकने फूकने की इनकी आदत होती है, पाकिस्तानी तो हैं ये लोग। द रेसिस्टेंस फ्रंट की कहानी क्या है? देखिए, ऐसा है दोस्तों कि एक जमाने में पाकिस्तान के सपोर्ट से एक टेरर ग्रुप ने जन्म लिया कश्मीर में। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, बहुत पहले की, लेट 80s अर्ली 90s में यह बड़ा एक्टिव था। इसका नाम था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। और इसका एक ही मकसद था, इसका यह मकसद था कि कश्मीर को भारत से कोट अनकोट आजाद करना, हथियारों की मदद से। तो पाकिस्तानियों ने खूब रज के इनको हथियार भी दिए, इनको ट्रेनिंग भी दी, इनको रहने की जगह भी दी, इनको पूरी फैसिलिटीज दी। और यहां से, यानी कि भारत से, भारतीय कश्मीर से लड़के जाते थे वहां पे, ट्रेन होकर वापस आते थे। वो रहते थे 2-3 महीना पाकिस्तान में, पूरा उनको इंडोक्ट्रिनेशन करा, उनको रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन करा, उनको कुरान पढ़ाया, उनको हदीस पढ़ाई, उनको AK-47 चलाने की पूरा जिहाद के उनको तैयारी करके उनको वापस भारत भेजा गया। ये JKLF की कहानी थी। पाकिस्तान बड़ा खुश था JKLF की परफॉर्मेंस से और JKLF ने काफी खून खराबा करा। लेकिन JKLF की कमजोरी थी। जिन पाकिस्तानियों ने उस JKLF नाम के सांप को दूध पिलाया, ये उन्हीं पाकिस्तानियों से कहने लगे कि हमने कश्मीर की आजादी की बात करी थी और कश्मीर तो आपके हाथ में भी है, तो हमें जो आपका वाला कश्मीर है उसको भी आजाद करना है। तो ऐसा ही फिर सबको लाइन से लगाया। ये जितने भी थे JKLF वाले, कईयों को जान से मार दिया। ये पूरा JKLF का सिस्टम ही खत्म कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने बोला कि यार, कश्मीरियों के हाथ में हम कश्मीरी जिहाद नहीं दे सकते, कश्मीरियों के हाथ में, क्योंकि फिर ये बात कश्मीर की हो जाएगी। ये तो बात जिहाद की है, तो पैन इस्लामिक जिहाद की है, ये तो मुसलमानों, पूरे दुनिया के मुसलमानों के हिसाब से होना चाहिए। तब जाके वॉलंटियर्स आएंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी बड़ी तगड़ी है, ये तो ढह जाएंगे उनके सामने। तो आपको हर किस्म से लोग चाहिए, आपको अफगानिस्तान से भी चाहिए, आपको सीरिया से भी चाहिए, आपको लेबनान से भी चाहिए, आपको पैलेस्टीन से भी चाहिए, आपको चाइनीज मुस्लिम्स भी चाहिए। जहां जहां मुसलमान है वो वॉलंटियर करें और यहां पे आके कश्मीर में लड़ें, क्योंकि यही प्रोग्राम पाकिस्तान ने करवाया था अमेरिका से पैसा लेके अफगानिस्तान में, जब रूस वहां पे था, रूस के खिलाफ। तो वही प्रोग्राम ऑपरेशन टोपैक के तहत इन्होंने कोशिश करी कि श्रीनगर में हो जाए, कश्मीर में हो जाए। क्या ठीक है साहब, प्रोग्राम इन्होंने शुरू करवाया, JKLF में ताला लगाया, थप्पड़ थप्पड़ मारे, उनको अलग करा, बोला भागो यहां से, और JKLF में ताला लगा दिया। अब JKLF ना के बराबर है, मतलब मुश्किल से इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा गरीब घूमता हुआ JKLF का। मुजफ्फराबाद में कोई JKLF नहीं है। JKLF जो था, जब वो खत्म हुआ तो फिर इन्होंने कुछ नए लोग चुने और कई नए ग्रुप्स पैदा हुए। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था यूसुफ शाह। यूसुफ शाह एक लोकेलिटी है श्रीनगर की, उसी के आसपास की। तो वहां का यूसुफ शाह रहने वाला था और उसने इलेक्शन लड़ा 87-88 में, आई थिंक कभी इलेक्शन हुए थे MLA के लिए। उस जगह का नाम था अमीरा कदल। तो अमीरा कदल से इस आदमी ने इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन हार गया। अब ये इलेक्शन हार गया तो इसके मन में फ्रस्ट्रेशन था कि मैं इलेक्शन हार गया। तो कश्मीर में प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि टेररिज्म इसलिए शुरू हो गया क्योंकि सेंटर ने, यानी कि दिल्ली ने रिगिंग कर दी इलेक्शन में धांधली कर दी, इसलिए कश्मीरियों ने हथियार। जो मेरी उम्र के लोग हैं, आप में से तो काफी बहुत छोटे हैं, मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन जो मेरी उम्र के हैं, मुझसे बड़े हैं, उनको पता होगा कि एक जमाना था जब इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत नहीं था। हम बाहुबलियों की बातें सुनते थे, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, साउथ इंडिया में। जो बात कही जा रही है कि धांधली करी चुनाव में कश्मीर में और बूथ कैप्चरिंग करी, जरूर हुई होगी, मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव में धांधली नहीं हुई, मैं ये नहीं बोल रहा। पर कश्मीर इतना सा है और वहां के लोगों ने हथियार उठा लिए। यूपी में धांधली हुई, किसी ने हथियार नहीं उठाया। बिहार में धांधली हुई, किसी ने हथियार नहीं उठाया। राजस्थान में भी धांधली हुई, तमिलनाडु में भी, ये तो पूरे भारत में प्रॉब्लम थी।
फिर वो टीएन सेशन साहब आए और उन्होंने खड़काया इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन मजबूत हुआ, और आज की तारीख फिर ईवीएम शीवीएम आए, और अब धांधली नहीं होती, अब सीधे सीधे इलेक्शन होते हैं। वो बीच बीच में कोई लोग शगुफा छोड़ते रहते हैं जो अपनी लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हैक वैक हो गया। ये कुछ नहीं, ये सब बकवासबाजी है, कोई हैक वैक नहीं हुआ। जो हारा है हारा है, जीता है जीता है। अब क्लीन इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में, आज से नहीं, काफी समय से क्लीन इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में। तो दोस्तों ये जो पूरा चीज थी ना कि ये नैरेटिव था कश्मीर में कि क्योंकि यहां पे इलेक्शन की धांधली हुई इसलिए हथियार उठाई, ये सब बकवास है। खैर, तो ये यूसुफ शाह था, ये तो हार गया इलेक्शन, अमीरा का दल वाला। तो यूसुफ शाह बन गया सैयद सलाउद्दीन, और इसने एक तंजीम शुरू करी, एक दहशतगर्द तंजीम, एक आतंकवादी तंजीम शुरू करी जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, और बाद में बन गया ये यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन। तो ये तो हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे। आपने लश्कर तैयबा का नाम सुना होगा। तो जो हाफिज सईद था, हाफिज सईद तो एक प्रीचर था, एक वो इस्लाम के बारे में लोगों को बताता था, और एक एनजीओ रन करता था कि जो अफगान जिहाद से जो लोग आते थे, जिनके हाथ पैर कटे होते थे, उनको लुक आफ्टर करने का उसने एक एनजीओ बनाया था। तो जनरल जियाउल हक ने उसको स्पॉट करा, क्योंकि उसको लगा कि इस यंग जो हाफिज उसको कहते हैं, जिसको कुरान शरीफ कंठस्थ है, जो कि बिल्कुल याद कर चुका है कुरान शरीफ को, उसके दिमाग में, मतलब वो बिना कुरान शरीफ देखे पूरी कुरान शरीफ सुना सकता है आपको। तो बड़े इंप्रेस थे, बोला कि इसमें बड़ी आग है लड़के में, तो इसको आगे बढ़ाओ। तो जब उसको आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ा के क्या हुआ कि उसने लश्कर तैयबा खड़ी कर दी। वो फिर फलाह इंसानियत फाउंडेशन वगैरह वगैरह, ये सब तो एक फ्रंट हो गया, पर ये लश्कर तैयबा खड़ी हो गई। तो जैसे हिजबुल मुजाहिदीन लड़ती थी, वे लश्कर तैयबा भी लड़ती थी। अच्छा, एक बड़ा केस हुआ था IC 814 का, जिसमें एक इंडियन एयरलाइंस का जहाज को हाईजैक करा था नेपाल से, फिर वो पूरा गया था। तो दोस्तों ये जो था IC 814, जिसकी मैं आपको अभी बात बताऊंगा, एक जहाज था एयर इंडिया का जिसको हाईजैक करा, और वो नेपाल से फिर वो इंडिया, फिर वहां से काबुल वो चला गया जहाज, और IC 814 को हाईजैक कर दिया। वो इसलिए हाईजैक करा था क्योंकि मौलाना मसूद अजहर वो एक भारतीय जेल में था। मौलाना मसूद अजहर हेड है जैश ए मोहम्मद का, और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं बहावलपुर, पाकिस्तान में, जिस तरीके से लश्कर तैयबा के हैं मुरीदके में, और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं मुजफ्फराबाद में। एक और ग्रुप हुआ करता था, अल्लाह टाइगर्स, एक आया था अल-फरान। ऐसे कई छोटे बड़े ग्रुप्स आए कश्मीर में, लेकिन 3 मुख्य तौर पे टेरर ग्रुप्स थे, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा। एक लेडीज का भी ग्रुप था, दुख्तरान मिल्लत, जिसमें आसिया अंद्राबी उसकी हेड हुआ करती थी। चोरों की चोर, डकैतों की डकैत। आसिया अंद्राबी खुद तो बुर्का पहनती है और बिल्कुल उसकी इतनी सी आंखें दिखती हैं, जहर उगलती औरत, और उसका लड़का महाअय्याश। यानी कि देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये चोरी भी नहीं है, ये आला दर्जे की डकैती है कि जो कश्मीर में गरीब बच्चे थे उनको बोल दिया कि तुम तो चले जाओ इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए। उनको रेडिकलाइज कर दिया, इस्लाम के नाम पे उनका दिमाग खराब कर दिया, उनके दिमाग में गलत गलत चीजें डाल दी, और बोला कि तुम इंडियन आर्मी से लड़ो। और अपने बेटे से बोला कि जाओ बेटा, तुम जाओ थाईलैंड, तुम पार्टी करो। उसका बेटा वहां पे थाईलैंड में पार्टी कर रहा था, पटाया बीच में। ये फोटोग्राफ आप देखिए। दुख्तरान मिल्लत की जो चीफ है आसिया अंद्राबी, उसकी बहन की प्रॉपर्टीज हैं मलेशिया में, करोड़ों करोड़ों डॉलर की इनकी प्रॉपर्टीज हैं। मैंने कल ये बात बताने की कोशिश करी थी अर्नब की शो पे रात को, तो बहुत 1-2 हमारे कश्मीरी भाई बड़े अपसेट हो गए, बट ये बात सच है। आतंकवाद का एक इकोनॉमी होती है, आतंकवाद की एक इकोनॉमी होती है, उसमें पलता बढ़ता है, सब लोगों का फायदा होता है उसमें, जो उसमें इन्वॉल्व है। और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत फायदा हुआ खून खराबे से। अब ये क्यों मचलते हैं, जिसको गुपकार गैंग बोला जाता है, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कश्मीर पूरी तरीके से नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं है, या कश्मीर में पूरी शांति है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन
यह भी बात सच है कि काफी हद तक शांति है। कश्मीर में जितना खून बहेगा इनकी तिजोरियां उतनी, मैं हुर्रियत वालों की बात कर रहा हूं, इनकी तिजोरियां उतनी भरेंगी। इनका पैसा ही वो है, इनका सस्टेनेंस वही है। खैर दोस्तों, वापस मुद्दे पे आता हूं। तो मैंने आपके ग्रुप का नाम लिया ना, मैंने आपको बताया अल्लाह टाइगर्स, दुख्तरान मिल्लत। दुख्तरान मिल्लत इज मोर लाइक अ वुमेन मिलिटेंट विंग टाइप का। अल फरहान का नाम लिया मैंने, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, जैश, ये क्या है? ये सब पैन इस्लामिक नेम्स हैं। और ये चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और मेजर साहब का नॉलेज तो भाई काफ़ी ज़्यादा है, बाकी हमारा उतना नॉलेज नहीं है। और जहाँ तक बात है दहशतगर्दी और आतंकवाद की, इधर तो लोग पैसे डालते हैं। इन्होंने वो छोटे छोटे फलाह इंसानियत के फाउंडेशन वालों ने वो रखे हुए नहीं है बॉक्स। किन्होंने? भाई उस फाउंडेशन ने इधर किराने स्टोर पर अक्सर चौकों में लगाए हुए हैं उन्होंने बॉक्स अपने। जिस दुकान पर ज्यादा गाहकी होते हैं उस पर वो लगाते हैं। और ऊपर उसके ना लिखा होता है कि ये आपका जो पैसा है ना, ये अब हमारे अंडर आ गया है और इसकी हमें पूरी मतलब कि इजाजत है कि हम इसका जिधर मर्जी इस्तेमाल करें भलाई के लिए। साथ में भलाई के लिए भी लिखा। तो ये भलाई करते हैं जो लोगों को मारते हैं जाके। अब और देख लो भाई साहब, बाकी भाई साहब एक दौर था जब कश्मीरी भी चाहते थे, काफ़ी जो परसेंटेज थी जो भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो चाहते थे पाकिस्तान में आना। और क्योंकि इंडिया की आर्मी भी उधर लगी हुई थी, वो भी नहीं चाहते थे भाई साहब कि कश्मीर उधर जाए। कुछ कश्मीरी चाहते थे, कुछ होंगे जो इंडिया की तरफ रहना चाहते थे। और बाकी भाई साहब ये बात सच है कि वो लेकिन आप मौजूदा सूरत को मद्देनजर रखते हुए तारक भाई, पाकिस्तान की जो सूरत और इंडिया की जो सूरत इसको अगर कंपैरिजन किया कर जाए ना, तो कश्मीरी लोग भी साफ ज़ाहिर है वो इंडिया के साथ। अभी तो नहीं, अभी तो 5% होंगे जो लोग। अगर आज के दौर में भी अगर कोई कश्मीरी चाहता हो कि मैं पाकिस्तान में इंटर होना चाहता हूँ या आज़ाद कश्मीर चाहता हूँ, तो वो सिर्फ 5% होंगे। पहले 2-3 साल पहले 15% थे और वो 10% कम हो गए। मैं कहता हूँ 5 सहूलतें मिली है ना, वो भी वो लोग होंगे, वो भी 5% वो लोग हैं जिनको फंडिंग वगैरह होती है। और बाकी भाई साहब एक हमने वीडियो देखी थी, एक रजिया नाम की लड़की थी, उसके एक बेटा था कि 2 बच्चे थे, एक बेटा था मेरे ख्याल में। अच्छा। और वो जी लश्कर तैयबा की या इस तरह के कुछ आतंकवादी ग्रुप की थी। उसका हस्बैंड जो था वो इंडियन कश्मीरी थी और उसका जो हस्बैंड था वो पाकिस्तानी था। अच्छा। तो वो जी दहशतगर्दों के ग्रुप में था। अच्छा। उसकी शादी हुई थी। और इंडिया का कानून 370 हटने से पहले ऐसा था कि अगर कोई पाकिस्तानी जाता है कश्मीर में शादी करता है तो उसको कश्मीर की भी नेशनैलिटी मिलती है और इंडिया की भी। अच्छा। तो ये हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, जरूर करेक्ट कर दीजिएगा। बाकी मतलब उसका मतलब तो यही था ना कि वो कश्मीरी जो पाकिस्तानी था वो कश्मीर में भी आ जा सकता। सही। और उसकी वाइफ जो थी वो इधर पाकिस्तान में रहती थी भाई। और जब वो गया मिशन पे, साफ ज़ाहिर किसी गरीब को मारने ही गया था होगा, तो उधर जो है उसकी इनकाउंटर में इंडियन आर्मी ने उसको ना मार डाला। अच्छा। तो जो उसकी वाइफ थी उसके छोटा बच्चा था, उसको 2-4 महीने 5 महीने तक ना वो किराए के मकान में रहते थे। अच्छा। उसको खर्चा मर्चा देते थे 10,000 20,000 हर महीने देते थे। अच्छा। उसके बाद जनाब वो उसको खर्चा देना बंद कर दिया। तो कितनी देर वो जमात थी। जो जमात ने काम लेना था वो तो ले चुके थे। अब तो कितनी देर अब तो वो नए मुर्गे को ये तो भाई उसको सोचना चाहिए था, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको सपोर्ट हलाल रोजी कमा कर उनको खिलानी, ना कि मैं हराम कामों में लग जाऊं और हराम उनको भाई दिमाग तो उसका भुगतान जो उसकी बीवी और बच्चे ने भुगता है सारी और वो भाई ताने मिलेंगे उल्टा भाई सारी बात वो है। इंडिया चली गई थी भाई उस पे, उसके बाद वो इंडिया कश्मीर में चली गई थी। और उधर बेसिक गवर्नमेंट ने हालांकि देख लो आतंकवादी बच्चे को भी वो पनाह दे रहे हैं भाई साहब। ये इंसानियत है। और बाकी भाई साहब लेकिन उससे जो दहशत भाई ये है ना, उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। बात ये ना यूसुफ समझने सोचने वाली बात ये है कि आप जो लोग दहशतगर्दी करते हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई साहब
उस बंदे के साथ ऐसा हुआ, उसके बीवी बच्चों के साथ कैसा इन लोगों ने हालत किया, हाँ, ये ताकि उन्हें हम सोचना सुधर जाएं। चाहिए, बिल्कुल। वो नहीं सुधरते। क्योंकि कल इन लोगों के साथ भी यही होना है। हो सकता है। बाकी रही बात जो बड़े बड़े होते हैं भाई साहब, उनके पास $1 मिलियन होते हैं, वो तो डॉलरों के लिए करते हैं ऐसा। उनके पास डॉलर होते हैं। लोगों का दिमाग वो डॉलरों के लिए खराब करते हैं। वो वीडियो में दिखाया ना, वो एक मोहतरमा थी, उनके बेटे हाँ उधर पार्टी तो उड़ा रहे वो थे। उनके बेटे जिस तरह बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके बेटे आप वो लंदन पेरिस घूम रहे होते हैं, और मरने के लिए जो आम लोग हैं वो उनके पाकिस्तानी के भी इंडियन के नहीं है। इंडियन के भी ऐसे ही होते हैं। दोहरी इंडिया के नेशनैलिटी चलती है। अलग नेशनैलिटी नहीं भाई साहब, पॉलिटिक्स के अंदर तो दोहरी नेशनैलिटी नहीं है नेशनैलिटी ना। चले या ना चले भाई साहब, उधर भी ऐसे ही है। तुम क्या समझते अच्छा, हो? फौजी अफसरों के लड़के बैर ही पढ़ते हैं। जाते होंगे, पर जो जिनके हाथ अच्छे हैं पढ़ते यार हैं। बैर तो हम लोग आम जनता भी पढ़ने जाती है, वो तो इतना बड़ा इशू नहीं। बैर प्रॉपर्टी बनाना, बैर जाकर रहना, हाँ, dual property, nationality वो तो की बात हो। वो तो पाकिस्तान फ्यूचर है। की प्लानिंग तो जो वो है तो ना, पाकिस्तान कि इधर से के जरिए पत्ता है। कटे उधर सेटल हो जाए। हाँ। और बाकी भाई साहब जो उधर अच्छा, वो जो यासर नामी लड़का था जिसने वो उसको मेजर था, जो कौन सा पुलिस फौज का अफसर था, आर्मी का अफसर था, हाँ, उसका यासर जो नाम गला काटा, वो देख लो। यार ऊपर से वो जो बातें बड़ी बड़ी बना रहे कि हम इतने बड़े बड़े अफसरों को इस तरह ही करेंगे। ये तो उनका भाई दिमाग ऐसा किया हुआ अब जब है। इंडियन आर्मी के साथ या पुलिस के साथ ऐसा सलूक करेंगे, अगर जब अच्छा ये ऐसे प्ले कार्ड अच्छा, कहते हैं। इससे भाई ये वो पीछे मेजर साहब की वीडियो देखी ना, उसके अंदर वो बोल रहे थे भाई इस तरह के को ना बनाना चाहिए था कि ये सेफ है, बड़े बड़े जो है ना आर्मी ऑफिसर हाँ, या उनके पुलिस लिए वाले, सिक्योरिटी का है। ताकि उसकी ना फैमिली को या उनका मसला मसला क्योंकि ये दहशतगर्द टारगेट ही उन्हें करते हैं, दहशत ज्यादातर करते हैं पुलिस ना। वालों को और आर्मी वालों अब को। ये किया ना, उस बंदे ने मारा है ना आर्मी ऑफिसर को, तो अब अगर इंडियन आर्मी सख्त एक्शन ले तो पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो गया वो हाँ, ये नहीं देखा में जाएगा चला कि जाए। भाई उनका इतना ये बड़ा उनकी अफसर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं हाँ, इस तरह का। तो ये हो जाता है ना भाई, वो भी हिसाब से चलना पड़ता है। हालांकि कितने आर्मी के लोगों की जान जा चुकी है उधर कश्मीर में, कुछ कश्मीरी मारते भाई हैं, कुछ कश्मीर पाकिस्तान में इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के जवानों की जानें नहीं जा रही हैं, जा रही हैं। रोज तो उन पर भी अटैक करते हैं। और बाकी पहले ये तो सगे कश्मीरी नहीं किसी सही के मेजर भी। साहब ने बात की कि पहले कश्मीरी होते थे, जमातों को सपोर्ट करते थे, और जब वो कश्मीरी कहते थे कि भाई हमें तो दूसरे वाला भी कश्मीर चाहिए, हाँ। तो फिर हो जाता था। तो कोई भी जो है ना वो पूरे वो पत्ते कहते हैं ना, जब तक ऐसा जिनका बात दिमाग हो खराब जाता है। कर सकते थे उनका तो कर लिया, जिन्हें समझ आ जाती थी गेम की, हाँ। अब उनसे जान छुड़ाना मुश्किल, वो- उन्हें खुद ये वो कत्ल भाई करवा दोनों देते तरफ से थे। अब लूटना चाहते थे। ये भी नहीं, तो उन्हें है। असल में समझ आ जाती थी ना कि ये खेल खेल रहे हैं, ये डॉलर लेकर हाँ। हमसे ना दोहरी गेम खेल रहे हैं। सही बात है, कब्जा तो कश्मीर पर इन लोगों का भी है, या तो उन्हें भी आजाद करें। सही बात। वो हमारा तो आजाद कश्मीर है। उनका भी आजाद ही है। अच्छा धीरे धीरे समझ आ रही है भाई साहब, ये हो क्या चले रहा है। भाई, ठीक है। अगर बाकी इससे भी ये बोलेंगे तो रेक्ट हो जाएगा। और भाई साहब बड़ा बुरा लगा कि जो आर्मी का इतना काबिल शरीफ बंदा, उसका इस तरह गला काटना ये बहुत गलत बात है, और ऐसे लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए, और इंडियन आर्मी को भी थोड़ा सा ना सख्त स्टेप लेने चाहिए ताकि ये जो मजीद जाने ना जाए। बिल्कुल। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।